जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 में आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश खान। और जैसे कि आपसे वादा किया हुआ था कि काशिफ खान हमारे साथ होंगे, तो काशिफ खान बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। उनको कहते हैं वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप और आपके जो लिसनर्स हैं वो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक। और सर आपका बहुत 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 शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें टाइम दिया, और बहुत इस वक्त खुशी हो रही है, लिसनर्स भी बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बहुत फेमस रह चुके हैं। आपने बहुत काम किया है दोनों जगह पर। बस ये तो देखिए नसीब की बात होती है, जब रिस्क जो है इंसान का किसी भी दुनिया के खत्ते में लिख दिया जाए तो फिर अल्लाह ताला असबाब बना देते हैं। अब जैसे आप देख लें, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और लिसनर्स जो आपके हैं वो पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज से होंगे। तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होकर हम सब इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह का खास करम है, और जदीद टेक्नोलॉजी को हमें दुआ देनी है। वरना एक जमाना था कि नॉर्मल कॉल करने के लिए भी वेटिंग पे जाना पड़ता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इतना सहूलत हो गई है, आप कॉल कर सकते हैं आराम से, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कॉल्स पे हर वक्त रह सकते हैं। बड़ी ब्लेसिंग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो असल काम तो वाईफाई ने किया है ना, आपको पता है। बिल्कुल। वो मैं इसको जो है वो मजाक में वाइफ आई कहता हूँ बेसिकली। सही। सर आपके तो माशाल्लाह से जोक्स इतने मशहूर हैं, और जो सबसे ज्यादा जो अहम जो आपकी मतलब जो एक अलग बिल्कुल यूनिक आपका जो टैलेंट है वो है एक सांस में बोलते रहना, और आप रुकते नहीं हैं। जी जी, रुक जाता हूँ अगर कोई रोके तो। बहुत ही कमाल, मतलब ये वाला आपका स्टाइल किसी और पे देखने को नहीं मिला। और जब शुरू में हम देखते थे ना, तो बकायदा यूं एकदम से आंखें बिल्कुल बाहर निकल आती थी, एकदम बंदा शौक में आ जाता था कि इतनी देर तक बगैर सांस लिए बोले जा रहे हैं, लफ्ज खत्म नहीं हो रहे, सांस नहीं उखड़ रही। तो इस तरह इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की है आपने? असल में बात सिर्फ ये है कि कुछ चीजें होती हैं, अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सलाहियतें देते हैं दुनिया में ना। तो हकीकत ये कि उस सलाहियत का इस्तेमाल, और सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर उस सलाहियत को इस्तेमाल करके आपके फाइनेंशियल मसाइल भी दूर हो जाएं, तो और क्या, इससे अच्छी बात तो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। तो सर माशाल्लाह कुछ लोग जो है वो सॉरी मैंने कहा कुछ लोग आइडियाज सेल करते हैं, कुछ लोग जो है वो वोकल सेल करते हैं, कुछ लोग स्किल्स सेल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी हुई हैं, जिसका जो बिक जाए वही अच्छा है। बेशक है, सही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, किस तरह से आगाज हुआ था? सॉरी दोबारा कहिए ना। नहीं आप बताएं, आप कह रहे थे कुछ। नहीं, मैंने कहा आजकल कोरोना का दौरा है ना, तो हम दुआ करते हैं कि और कुछ ना बिके। इंशाल्लाह जो कुछ हो अच्छा ही हो, पॉजिटिव रहे, और बस पॉजिटिव टेस्ट जो रिपोर्ट है कोरोना की वो ना है, बाकी सब पॉजिटिव रहे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल, बस दुआ सबके लिए ही है इंशाल्लाह। बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह से इतना अरसा आपको हो गया है काम करते हुए, कॉमेडी में भी, इसके अलावा आपने मूवीज भी की हैं, ड्रामा भी किया, और लेकिन ज्यादा जो आपकी पहचान है वो कॉमेडी है। तो इसका आगाज किस तरह से हुआ था? अच्छा देखिए, आगाज के मामला तो ये है कि कहीं ना कोई रास्ता बनता है इंसान का अपनी जिंदगी में ना, जो उसका स्टार्ट होता है। तो हमारा सिलसिला ये था कि वही जैसे होता है ना, बचपन का दौर होता है इंसान का, और फ्रेंड सर्कल में आप लोग होते हैं। तो बात यही थी कि जो हम लोगों को यही सबक देते हैं आजकल कि इंफरादियत लेकर आए अपने काम में, मुनफरिद नजर आने के लिए कुछ मेहनत करें। तो हमें भी शौक था इंफरादियत का, थोड़ा अलग दिखना है। तो उस जमाने में ये होता था कि जैसे बैतबाजी होती थी,
और आप को पता होगा कि एक नौजवानों में या बच्चों में थोड़ा सा, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनमें जब दोस्त जमा होते थे या कजिन जमा होते थे तो बैतबाजी के अलावा ये जो गानों का मुकाबला होता है ना, जिसमें आखिरी लफ्ज से कुछ गाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरह का। और अब क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट्स होते थे। अच्छा, मेरा मसला ये था कि मैं बहुत ज्यादा फिजिकल गेम्स में इतना मेरा रुझान नहीं था, पढ़ाकू टाइप था ना मैं। अच्छा, सही। तो हम क्या करते थे कि जब बैतबाजी होती थी तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई 200-400 अशारे याद होते थे उस जमाने में। जब गानों वानों का होता था तो उसमें भी बड़ा, क्योंकि असल गेम जो था वो याददाश्त का था। मुझे लगता है ऐसा कि अगर आपका मुतालिया अच्छा हो और आपकी ऑब्जर्वेशन मजबूत हो अगर, तो आपकी याददाश्त जो है उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। और इस तरह की चीजें नहीं थी। वो जमाना था जब डायरी में नंबर लिखे जाते थे, तो वो जो पॉकेट डायरी होती थी मेरे पास, उसके सारे नंबर जो थे वो मुझे वैसे ही जबानी याद होते थे। वाह, जबरदस्त। तो फिर वो फोन बुक, डिजिटल फोन बुक आई, फिर उसके बाद फिर और डिजिटल हुआ जमाना, फिर टेलीफोन आ गया। हमारी आधी मेमोरी जो है वो टेलीफोन ने ले ली अपने अंदर। तो फिर खाली जहन जो है वो तो शैतान की आमाजगा होता है ना। बिल्कुल, यही वजह है कि लोग आजकल जो है वो गैर निसाबी सरगर्मी में ज्यादा मुलविस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, मेमोरी यानी जो असल जो फैक्टर है वो आपकी लाइफ में जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया वो है आपकी मेमोरी, जिसका अंदाजा होता भी है, इतना अल्फाज का माशाल्लाह आपके पास खजाना है। तो बचपन में काशिफ खान को ये पता था कि उन्होंने किस फील्ड को इख्तियार करना है, या बचपन में कुछ और? क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प है तो आप तो कोई भी प्रोफेशन जो है वो कर सकते थे अडॉप्ट। बिल्कुल सही। उस वक्त तो कोई ऐसा था ना कि टारगेट तो वही होता है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पायलट बनने का बड़ा रुझान होता था उस जमाने में। और वो लतीफा हम पर ही लोग डाल देते हैं कि जैसे वो हमने कहा हम पायलट बनेंगे बड़े होके, तो किसी ने कहा भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेटा ये वाला जहाज उतारा। हमने कहा पहला बम घर पे ही मारेंगे। सही सही सही। आज मुझे लग रहा है मेरे ना पेट में आखिर में दर्द हो जाएगा हंस के। हाँ, नहीं खून बढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ आपका खून बढ़े हंस के, बल्कि आपके जो लिसनर्स हैं उनका खून भी बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम अच्छा खासा अपना खून बढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो जो क्या कहते हैं हेमोग्लोबिन जो होता है उसका अगर टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर अगर हो तो मेरे ख्याल है कि कुछ थोड़ी सी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर ये हुआ कि डॉक्टर बनने का शौक छुड़ाया, तो उसमें भी कुछ होता था ना, मजाक बनाते थे लोग कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो उसका मतलब है कि रश लगा रहेगा भाई फिर क्लिनिक में। तो फिर खैर वक्त गुजरा। फिर आपको पता है कि कराची के हालात 90s में किस तरह के थे ना, तो वो जो पढ़ाई का जो टारगेट था वो नहीं हो पाया, जो बड़ा लॉस हुआ बहुत सारे लोगों का उस जमाने में। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि चूंकि जाहिर है कि थोड़ी बहुत एजुकेशन थी, कुछ मेमोरी प्लस ऑब्जर्वेशन, तो फिर ख्याल आया। अच्छा, दूसरा ये भी था कि जो शो बिजनेस है उस जमाने में काम नहीं समझा जाता था, इसको ना शौक समझा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें लोग कहते थे यार आप अच्छे हो, प्यारे हो, शोबिज में क्यों नहीं आते, मॉडलिंग क्यों नहीं करते, और इस तरह की चीजें। तो अब मॉडलिंग की तो वो 2-4 कमर्शियल्स कर लिए। तो उसके बाद फिर कहने लगे लोग होते हैं ना कि नया कब आ रहा है, बस यही करते रहोगे और कुछ नहीं करना जिंदगी में। तो फिर और रुझान पैदा हुआ, कुछ और करते हैं। फिर कुछ ड्रामास किए पीटीवी से। मैं एक बच्चों का सीरियल आता था एक जमाने में, जो इश्तियाक अहमद साहब मरहूम अल्लाह उनको खरीके रहमत करे, उनकी होती थी ना एक इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज, और इस तरह की नॉवेल्स आते थे जासूसी। तो उनकी ड्रामाई तश्कील होती थी और वो कराची सेंटर से प्ले होता था। एडवेंचर टाइम्स नाम था उसका। राइट, एडवेंचर टाइम्स, बिल्कुल। तो मैं उसमें महमूद का रोल प्ले करता था, और हम बच्चों का सीरियल था, बड़ा फेमस था उस जमाने में। शाम को आता था जब टीवी 4 बजे स्टार्ट होता था, और पीटीवी, और 12 बजे फरमाने इलाही पैंड हो जाता था। बिल्कुल। तो यानी बच्चों के उस ड्रामे से आपने आगाज किया था।
ना, ये कह सकते हैं आप, बच्चों के ड्रामे के अलावा भी और भी शायद कुछ कमर्शियल्स भी किए थे। फिर कुछ वो जमाना ऐसा था जो कैट वॉक्स होती थी ना, तो वो भी, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसमें क्या था कि प्रोडक्टिविटी नहीं थी हमारे एंड से, क्योंकि यही काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इंफरादियत, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शुरू से बच्चों से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि आपकी पहचान हो, इंफरादियत हो, अलग नजर आना है। तो हमें ये लगा कि हम इस जगह खो जाएंगे कहीं ना। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। फिर बाकायदा से जब शोबिस की तरफ रुझान बन गया, तो अच्छा, एक और बात थी ना कि फाइनेंशियल मसाइल जो है अपने, उनको कैसे हल किया जाए। क्योंकि प्लेज वगैरह होते थे तो वो कभी पैसे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, कभी बहुत देर में मिलते थे। और शूट पे जाना है तो अच्छा ड्रेसअप होके जाना है, सब कुछ करना है, अच्छी आपकी गाड़ी भी हो कम से कम। तो अब उस चीज को कवर अप करने के लिए हमें किसी ने कहा कि जो स्टेज जो है वो पहली सीढ़ी है। सही। उस जमाने में स्टेज ड्रामे बड़े मशहूर होते थे, जैसे बकरा किस्तों पे और इस तरह के स्टेज प्लेस जो होते थे ना, वो बहुत फेमस थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वहां जब सोचा कि भाई अब यहाँ पे कुछ चांस मारा जाए, तो जाहिर है वहां पे लोग बहुत सारे ऐसे थे, क्योंकि देखिए कास्ट तो वही होती है, 20-22 लोग होते हैं एक प्ले के अंदर। अब उस लॉबी में जगह बनाना या उस कास्ट में या उस टीम में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल। फिर हम और निचली सीढ़ी पे आए। देखें, जैसे मॉडलिंग से शुरू किया, फिर टीवी की तरफ गए, फिर हम नीचे आए ताकि कुछ सीखने को मिले कम से कम। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि फिर स्टेज की तरफ आए। फिर स्टेज में भी हमें ऐसा लगा कि हमारी अभी जगह नहीं है यहाँ, तो फिर और नीचे फंक्शंस की तरफ आए। वो जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे एक जमाने में, राइट, गली मोहल्लों में, शादियों में, न्यू ईयर पे, इंडिपेंडेंस डे पे, पाकिस्तान डे पे, और इस तरह के बहुत प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो फिर वहां पर थोड़ी सी होते ना, एंकर बने, कंपेयर जिसे कहते हैं। अच्छा, अब उसमें भी जो है आप अपनी हैसियत प्रूफ नहीं कर सकते ना, क्योंकि एंकर है। अब तो एंकर आ गया ना, उस जमाने में तो कंपेयर होता था। और बहुत अगर खींच के बोला जाए तो कंपेयर। जी। तो उसका काम क्या होता था कि ख़वातीन हज़रात, अब मैं जिसको बुला रहा हूँ, हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ गुलकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे एल्बम्स किए हैं, नया गाना बड़ा फेमस है इनका, दुनिया भर में जाते रहते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल टूर से वापस आए, बहुत सारी तालियां, फलाना फलाना। मतलब एक जैसी यही स्क्रिप्ट आपको हर एक के लिए कहनी है, और ये तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो काशिफ खान कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बड़ा मसला था। मतलब ये काशिफ खान का अपने आप से सवाल था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वरना नॉर्मली तो ये हो रहा है दुनिया में ना, सब एक दूसरे को फॉलो ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। हम भी अपने आने वालों को, अपने बच्चों को यही बताते हैं कि अपनी पहचान होनी चाहिए। जैसे वो एक लाइन थी ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ऐसी कोई लाइन थी ना किसी फिल्म, बॉलीवुड मूवी की। जी। तो फिर आप कोई चीज आपके नाम के साथ जुड़ी हुई तो होनी चाहिए ना, कम से कम, जो आपकी पहचान हो, जिससे लोग पहचाने। बिल्कुल। तो बस फिर यही था कि वो जो बचपन वाली सलाहियत, जो इंफरादियत नजर आने की, कि जैसे हम बहुत सारे अशार याद होते थे, बहुत सारी चीजें याद होती थी, तो फिर हमने लताइफ याद करने शुरू किए। अच्छा, अब उसको कहें कैसे? क्योंकि कॉमेडी में जो हम ये इस तरफ थे, स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ, या फंक्शंस में, या कंपनीज के एनुअल, अच्छा इसमें भी बड़े दर्जे हैं ना, कि पहले हम गली मोहल्ले की शोज करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर एक टाइम आता है जब आप कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो उस तक आने के लिए भी बड़ा एक ज़ाहिर इंसान को मेहनत करनी होती है। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि वो लतीफे भी याद करने में प्रॉब्लम ये कि उसको कहा कैसे जाए, क्योंकि जो स्कूल ऑफ थॉट जो थे वो दो ही थे ना, एक मुइन अख्तर और एक उमर शरीफ, जो है वो उमर शरीफ। अब इनके बीच में तीसरा, या तो देखें आप इनके फॉलोवर्स कहलाएं, फॉलोवर्स में से हों, तो उसमें आदमी फिर सेकंड ही रहता है।
एग्जैक्टली। तो अब उस दरमियान में भी घुसना था, वहां भी जगह बनानी थी। जब जैसे हनीफ राजा थे उस जमाने में, वो उमर शरीफ साहब को कॉपी करते थे ना, बिल्कुल उनको फॉलो करते थे। बिल्कुल। तो उनकी जो शोबिज में जो एक कैसा उनका एक प्रोग्राम था, उसके अलावा जाती पहचान नहीं थी। बिल्कुल। यही हाल फैसल काजी जो थे उनका था, वो मोइन अख्तर साहब को कॉपी करते थे। बिल्कुल। तो एक पायरेटेड वर्जन था इन लोगों का। अब मुझे भी आना है बीच में, तो मैं हो सकता है कि थर्ड कॉपी होता। तो अब जाहिर है कि अच्छा नजर आने के लिए, अलग नजर आने के लिए, फिर अपना वही पुराना कुछ जो हम बचपन में दोस्तों के दरमियान करते थे ना, कि रिवर्स काउंटिंग कर ली। अच्छा, ये बेसिकली आइडिया जो था वो नीलाम घर में होता था। अच्छा, सही। मैं ये पूछने वाली थी में कि आपने सोचा तो कि इनफरादियत मतलब लेकर आनी है, लेकिन ये एक मतलब एक मुश्किल काम है ना, कि आपने देखना है कि उमर शरीफ है, मोइन अख्तर, आइडिया कैसे आया? बिल्कुल सही। तो नीलाम घर होता था जब तारिक अजीज साहब ऑडियंस में से किसी को बुलाते थे रैंडमली ना, और कहते थे कि भाई एक सांस में 100 तक गिनो, या उल्टी गिनती गिनो, या जल्दी जल्दी शहरों के नाम ले दो। तो वो जो ज्यादा सिटीज के नाम ले लेता था जल्दी जल्दी, या उस 1 मिनट में सब्जियों के नाम ले लेता था, कुछ कर लेता था, तो वो उसको प्राइस दे देते थे। तो उस जमाने में हमने फिर इस तरह की ना चीजें रखी हुई थी। इनफैक्ट जब लाहौर में होता था नीलामघर, तो एक दफा मैंने कोशिश की थी कि मैं नीलामघर में जाऊं, अपनी ऐसे ट्राई करूं ना, लेकिन फिर वो खैर जिन दिनों हम गए उन दिनों रिकॉर्डिंग डेट्स नहीं थी, कुछ इस तरह का कुछ सिलसिला था। तो खैर वहां से ये आइडिया था। तो अब जब स्टेज की तरफ आए तो फिर सोचा कि क्यों ना इस आइडिया को फिर इस्तेमाल में लाया जाए। सही। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे इरफान खान, वो पीटीवी के प्रोड्यूसर होते थे, और स्टैंड अप कॉमेडी में जो मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो तनवीर खान उनका नाम था, अल्लाह उनको गरी से रहमत करे। वो भी बड़े अच्छे एंटरटेनर थे। तो फिर हम सब लोगों ने मिलकर उन सब चीजों को एक हतमी शक्ल दी। जैसे कराची के हालात खराब, तो पुलिस वाले जगह जगह होते थे नाके लगाए हुए। तो एक दफा हम ऐसे ही कहीं जा रहे थे, तो हमें किसी पुलिसमैन ने रोकते ही पूछा किधर से आ रहे हो। तो जो मेरे बराबर में बैठे बैठे इरफान खान, उन्होंने मुझे ऐसे कोनी मारी, बोला चलो भाई शुरू हो जाओ। तो मैंने कहा जी मैं बंसोड़ जामा पिलाना 72 माइज गुरु मंदिर पड़ेल पड़ा लक्ष्मी गुलवाई पेट्रोल पंप 6 नंबर 7 नंबर बोर्ड ऑफिस स्टेडी एरिया सतीश नागो यूपी डिस्को मुर्सुर जानी नहीं कराची नहीं वाली से। तो वो परेशान हो गए, बोले भाई क्या हो गया। उन्होंने जाने दिया होगा, उन्होंने कहा होगा अपनी सुनना जाओ। वो फिर जाहिर वो उनको लगा कि नहीं भाई कुछ है, तो फिर जाहिर सब लोग थे, तो वो एक आइडिया बन गया। और फिर उस आइडिया को मैच किया, जैसे आपको याद होगा 50-50 जो स्किट्स का प्रोग्राम था, उसमें एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल चालान करने के लिए एक राइडर को रोकता है, तो वो अपना नाम बताता है मुस्तंसर हुसैन तारड़, तो वो उससे लिखा नहीं जाता ना, तो वो फिर तंग आके उसको छोड़ देता है। हाँ। तो फिर इन सब चीजों को इसी तरह एक प्रोग्राम था, स्किट्स का प्रोग्राम था, कट कटा के उसका नाम था, कट कटा के पीटीवी का। तो उसमें ये आइडिया यूज हुआ कि वो पुलिसमैन ने मुझे रोक लिया, मुझसे पूछा जी आपका नाम। तो मैंने कहा जनाब अली बंदा परोड़ बंदा नवाज सुखनतराज सुल्तान बेमुल्क हुजूर फैज़े गंजूर मोतीचूर पुरफतूर अरबी खुजूर चश्मे बद्दूर पुरनूर अली हुजूर फकीर फकीर बंदा पुरतकसीर असीर नफ्स शरीर जो कि बादब बालियास बामुरवत बाख्तियार बायत पर बाकिरदार फरमा बरदार ताबेदार ईमानदार होने के साथ साथ निहायत शरीफुल नफ्स गरीबुत तबा और मुशर्रफुत तमीज किस्म का इंसान है। काशिफ खान कहते हैं। आके मुझे छोड़ देते हैं। ओह गॉड, मतलब वाकई बड़ी बहुत, एक तो ये अल्फाज का चुनाव और इतने मुश्किल उसमें अल्फाज सारे, और फिर इतनी रवानी से अदा करना। मैं हर दफा हैरान रहती थी कि आप हर तरह की सिचुएशन पे इस तरह की इतनी लंबी लंबी लाइंस लेकर आ जाते हैं। असल में बात यही थी कि रब्त होना चाहिए। जो इस पूरे स्क्रिप्ट की जो खास बात थी वो ये थी कि जो भी गुफ्तगू में कर रहा था उसमें एक रब्त होता था। बिल्कुल। जैसे उसने कहा जी आप क्या करते हो, तो मैंने कहा हम हैं वो मुल्कगीर नगमगीर सैर खैसरत अंगेज दहशतनाक खौफनाक गमनाक दमनाक अंदोनाक शख्सियत जो कि बंदे बशर नूर नजर बेबालों पर गौर फिकर बेजरर बेसबर बेशरम बेहिसाब लाजवाब और पुर शबाब की समात को मुगन्नी की नगमा सराई और साजो आवाज के हसीन संगम से हम आहंग करते हैं। वाह
कमाल, जबरदस्त, बहुत आला, कमाल है भैया। तो हाँ, बस ये लाइनें काफी अरसे के बाद आपने याद दिलाई है मुझे दोबारा। सीरियसली, और काफी अरसे के बाद आज आपने अदा की है, और उतनी ही रवानी से, उतनी ही मतलब परफेक्शन के साथ, माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। बस यही खास है ना, देखें जो हम नॉर्मली देखते हैं रिकॉर्डेड लाइंस जो होती हैं, वो जो बेहतरीन टेक होती है उसी को ऑनियर किया जाता है ना, उसी को रखा जाता है, उसी को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन लाइव में जो है वो परफेक्शन आनी चाहिए आपकी बात में। एग्जैक्टली, जिसको कहते हैं ना वन टेक ओके वाला। बिल्कुल। वरना आपको पता है लाइव शोज में जहाँ तालियां मिलती हैं वहीं तालियां भी मिलती हैं। राइट अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपको देख के लोग कहते थे, और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और मॉडलिंग की आपको कहते थे कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते, तो ये मतलब लोगों ने कहा तो, लेकिन ये चांसेस कैसे मिले आपको कि जैसे मॉडलिंग का सोचा तो उस वक्त मॉडलिंग के लिए, कमर्शियल्स के लिए ऑफर कैसे आई, इसी तरह पीटीवी पे ऑफर कैसे आई, कैसे रास्ता बना ये इतना आसान नहीं था ये, है ना? हाँ, ये जो बात हो रही है ना अभी हम कर रहे हैं कि मॉडलिंग कर ली तो लोगों ने कहा ये क्या करो, वो कर लिया। ये तो एक कहते हैं ना दर्दनाक और हैरतनाक और अंदोनाक स्टोरी यही है। हाँ, वही तो स्टोरी सुननी है। देखिए अब इसके लिए तो फिर 1 घंटा काफी नहीं है ना, ये तो लाइव स्टोरी है, तो इसमें 1 घंटा कहाँ पता चलेगा। लेकिन होता ही है कि जैसे मॉडलिंग का जिक्र आया तो वो कहते हैं ना शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। बिल्कुल। या जैसी नीयत वैसे फरिश्ते, ये मिसाल देते हैं ना लोग, उर्दू की मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने इरादा बनाया तो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, थोड़े कठिन थे उस जमाने में, जाहिर है कि कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी। अब जैसे कि मैं आपको एक वाकया ये बताता हूँ कि हमने क्या किया कि जब मॉडलिंग करनी है तो पहले तो देखा कि शहर में कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग हैं जो ये काम करवाते हैं। पता ही लगा कि कुछ एड एजेंसीज हैं जहाँ पर इस तरह के जो है वो एड्स वगैरह बनते हैं और ऑडिशंस होते हैं उनके प्रॉपर और सारा कुछ। तो फिर क्या करते थे, हम टारगेट करते थे कि आज इन एजेंसीज में जाना है। जो तारिक रोड का एरिया है वो एक दफा में तारिक रोड के आसपास जो उनको कवर करना है, एक दफा में क्लिफ्टन वाले एरिया को कवर करना है, एक बार गुलशन इकबाल में कवर करना है जाके। तो वहां पर अपनी प्रोफाइल देते थे, जैसे अच्छी सी पिक्चर्स बनवा ली, वो जो पोर्टफोलियोज वगैरह बनते थे ना इस जमाने में। अब तो आसान है, आपने वीडियो बनाई और भेज दी, ऑडिशन भेज दिया। तो वो जाकर वहां देते थे। फिर कहीं जाके पता चलता था कि आपकी एज ग्रुप का या आपके लुक का कोई कमर्शियल है जिसमें आप फिट होते हैं, तो वो फिर उसके ऑडिशंस होते थे, वहां कॉल होती थी, फिर जाते थे। फिर कहीं अब तो उसमें खुश लिबासी, खुश इखलाकी और खुश शक्ल होना, ये तीनों चीजें बड़ी हेल्पफुल हुई। सही। और दूसरी बात के क्लैरिटी, लबो लहजा जो था। अब जैसे इंडिया भी जब हम गए परफॉर्मेंस के लिए तो हजारों लोगों के ऑडिशंस हुए थे। पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग गए, यानी पाकिस्तान में चाहे वो लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हों या पिंडी इस्लामाबाद के हों या कराची के जो कॉमेडियंस थे, सभी गए तकरीबन। बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आना चाह रही थी कि फिर हम बात इस तरफ भी करेंगे कि इंडिया का सिलसिला ये भी मतलब ऑडिशन से हुआ था या आपको खुद से पिक किया गया था? नहीं, ऑडिशन से हुआ था। ग्रेट। ये इस तरह हुआ था कि उनका प्रोग्राम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो उन्होंने सोचा कि कुछ पाकिस्तानियों को बुलाया जाए। हाँ। तो फिर सारे लोगों के ना ऑडिशंस अरेंज किए गए थे बाकायदा। तो पहले वीडियो टेप के जरिए सोचा कि करेंगे, लेकिन वीडियो टेप वगैरह सीडीज इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप कोरियर वगैरह से भेज नहीं सकते। तो फिर उस जमाने में शायद याहू मैसेंजर कॉल होती थी, शायद वीडियो कॉल होती थी याहू पे ना। तो फिर वीडियो कॉल पे बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिए थे। अच्छा। फिर 3 महीने बाद तो वीजे लग के आए थे। सही।
अब 10 लोगों के पासपोर्ट्स गए तो पता लगा 4 को वीजा दिया उन्होंने, हाँ सही। क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब वहां गए तो उनका जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि रेडी के मराहिल में था कि कल ही शूट है, बस आज हम उतरे और कल ही जो है वो रिकॉर्ड करना है। ओहो, मतलब बिल्कुल कोई टाइम नहीं। हाँ, वो सारा टाइम जो है वीजा के और दूसरे मामलात में लग गया। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र ये था कि वहां पे भी ये सब चीजें काम में आई, जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, लाइफ एक्सपीरियंस, कि किस तरह बात करनी है। एक्चुअल जो आपका कंडक्ट होता है ना स्टेज पर, जितनी आपकी ऑडियंस पे कमान होती है, फिर जाहिर है माइक पकड़ना, उसको कहाँ रखना है, किस तरह कौन सी बात खींचनी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी आहिस्ते से कहनी, ये सब एक प्रॉपर एक काम है जो तजर्बे से आता है। क्योंकि बताने से भी आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ उस जमाने में इंस्टीट्यूट्स वगैरह तो थे नहीं कोई। बिल्कुल। अभी भी शायद हैं, लेकिन इतने आम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस काम को अभी रिकग्नाइज नहीं किया गया ना किसी बिजनेस के हवाले से, कि शो बिजनेस भी कोई बिजनेस है। बिल्कुल। वो होता ये था, रिश्ता जाता था, लड़का क्या करता है जिस शो बिजनेस में है, वो तो है काम क्या करता है। हाँ यही है अभी तक बिल्कुल, बल्कि लोगों का ये ख्याल यही है, लोग यही कह रहे होते हैं कि बच्चा इसमें चला गया तो कोई गारंटी नहीं है इसकी, ना क्रिकेट की, ना स्पोर्ट्स की, ना शोबिज की। बात नहीं, यहाँ तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो हम एंटरटेनमेंट पर रहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस्तेहसाल जो होता है ना, वो बड़ा हर जगह पर बेसिकली हमें जो चीज दरकार होती है ना, एप्रिसिएशन। अब आप इंटरनेशनली मौजूद हैं और अपने इदारे को प्रेजेंट करती हैं सारा कुछ, तो आप देखिएगा कि जो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं ना, उनसे आपका कितना हौसला बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज की कमी है। वो कहते हैं कि हाँ तो कर लिया तो क्या हुआ, अब तो हमारा बच्चा कर लेगा यार, इस तरह होता है। बिल्कुल ना, वो K2 की पहाड़ी सर कर लिया तो इतनी सर्दी में चला गया, पागल है क्या। तो बिल्कुल यही है हमारा एक जो अमूमी रुझान जो पाया जाता है, वो ऐसे ही है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है, एप्रिसिएशन दरकार है। कोई छोटे से छोटा काम भी हो, उसको जब आप सराहेंगे ना और हौसला बढ़ाएंगे, तो फिर वही लोग ज्यादा बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल। जब आप हर लम्हे उसकी हौसला शिकनी करेंगे, खामियां जो है उजागर करेंगे, तो इंसान हमारे यहाँ चूंकि एक तो खुश मिजाजी भी और दूसरा साबित कदमी, इन दोनों चीजों की कमी है। जैसे हम अपने काम में कहते हैं कि इसमें शौक का काम नहीं है, ये जुनून का काम है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कितनी सारी उर्दू सुनने को मिल रही होगी ना। हाँ मैं यही सुन रही हूँ। उर्दू बेहतर हो रही है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम भी इंटरनेशनली जाते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को बेपनाह पसंद करते हैं, पता है? हाँ नहीं, बल्कि लैंग्वेज अपनी जो है ना, उस पे एक तो आपका फख्र होना भी चाहिए और पूरी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है आपकी, कि आपकी माशाल्लाह से बड़ी एक ग्रिप है। अच्छा, अभी इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन अभी मैं इंडिया का पूछना चाह रही थी आपसे, कि जैसे आपने कहा कि आप गए वहां पे, आपके पास इतना टाइम नहीं था, तो वहां पे जो आप परफॉर्म करते थे, जो आपके कॉमेडी स्किट्स होते थे, तो वो आपको मिलते थे, आपको कुछ आइडिया दिया जाता था, या सबका जो कुछ होता था सारी की सारी आपकी अपनी कोशिश होती थी, अपना आइडिया होता था? अच्छा, दो चीजें थी। एक तो स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्राम था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो उसमें ये होता था कि मटेरियल हमारा अपना होता था, और वहाँ जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट था उस शो से मुंसलिक, उससे जो लोग थे, तो वो उसकी नोक प्लग संवारते थे खाली, क्योंकि जाहिर है कि ये बात करनी है टीवी पे, ये नहीं करनी। सही। दर हकीकत हमारे सारे कॉमेडियंस को इसी सेंसरशिप की जरूरत है, कि उनको जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि क्या बात नेशनल टीवी पे करनी है, क्या नहीं करनी, क्या बात पब्लिक में करनी है, क्या नहीं करनी, तो हमारी कॉमेडी पुरानी वाली नहज पर दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
तो वहां पर ये होता था कि वो फिर नो प्लग संवारते थे, जो उनके ज़ाहिर है वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग था, तो उनके कल्चर के हिसाब से भी कोई गलत ना हो, हमारे कल्चर के हिसाब से भी ना हो, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कि 2 मिनट में हालात खराब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर वहाँ तो ये था। फिर जब हम कॉमेडी सर्कस में गए, जो जिसमें एक एंटरटेनर था, यानी एक कॉमेडियन था और एक एक्टर था, उन दोनों ने मिलकर कॉमेडी करनी थी, यानी हमने एक दूसरे को सिखाना था। जैसे मैं एज ए मेंटोर था उसके अंदर, और मेरे साथ जो एक्टर थे उनको मुझे अपने साथ मिलाकर कॉमेडी स्किट्स करने थे। सही, यानी तो जो असल काम था वो आपका था, आपके कंधों पे जिम्मेदारी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका आइडिया यही था प्रोग्राम का, जो कॉमेडी सर्कस था उसका आइडिया ये था कि एक एंटरटेनर यानी एक कॉमेडियन और एक एक्टर, सीरियस एक्टर, उन दोनों ने मिलकर या तो उनका रंग हम पे चढ़ जाए या हमारा रंग उन पे आ जाए। तो उसमें ये था कि उसका एक आइडिया होता था बाकायदा, जो हमें थीम, किसी एपिसोड का थीम होता था कोई, तो उसमें फिर कुछ आइडियाज होते थे कि भाई इन इन खतूत पे काम करना है। तो वहां पर हमें कोई भी एक हम आइडिया ले लेते थे, उस पे काम करते थे। कहीं हमारा कंटेंट ज्यादा होता था, कहीं उनका ज्यादा होता था, लेकिन वो एक मिलजुल के काम होता था कि एक परफॉर्मर तैयार हो गया। कभी कुछ कहीं ऐसा होता था कि बहुत सादी लाइंस होती थी, अब उसमें कॉमेडी लेकर आनी है, तो उन्हीं लाइंस को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ा फनी बनाना होता था लाइंस को। तो हमारी हद तक जो था जिम्मेदारी तो थी ही कि भाई हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी है और हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कंपटीशन है। बिल्कुल। तो उसमें फिर उन तमाम चीजों के पेश नजर एक अच्छा सा आपको परफॉर्मेंस करके और अच्छे नंबर्स लेने होते थे। और कंपटीशन में आपको बताया वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बिल्कुल सही है। तो हमें भी बहुत सारे हथियार ऐसे थे जिनको छुपाना पड़ता था, कुछ संभाल के रखने पड़ते थे अगली दफा के लिए। सही। लेकिन बहुत अच्छा, ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा जबरदस्त मामला रहा पूरे दौर में जितने टाइम हम गए वहाँ। तो अली असगर के साथ आपकी जोड़ी थी, है ना? जी 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 जी, अली असगर। वो जमाने में कहानी घर घर की में एक देवर का रोल करते थे और बड़ा सीरियस रोल होता था। बड़ा सीरियस रोल होता था। और उसके बाद से वो कॉमेडी में ही आ गए हैं। जब से आपके साथ आए तो आपका रंग चढ़ गया। कॉमेडियन है अब तो। जी जी, कॉमेडियन कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब कॉमेडियन कहलाते हैं। तो ग्रेट, जबरदस्त। मतलब इसमें आपकी बहुत एफर्ट भी होंगी और बड़ा सीखा होगा। तो अभी भी आपकी अली असगर से बातचीत होती रहती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो असल में हमारा उनका एक अलग ही रिश्ता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो एक तो ये होता है कि आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट के साथ, लेकिन उस शख्स के अंदर जो खास बात है जो बहुत सारे लोगों में होनी चाहिए कि उसने अपना माजी नहीं भूला कभी ना, और वो लम्हा याद रहता है। कभी अचानक से फोन आ जाएगा, अरे बस दिल चाह रहा था, वो याद करते हैं टाइम, यार ऐसा कैसे किया था, ये किया था, वो किया था। तो एक बड़ा अलग टाइम था। बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन हो गई थी, बहुत अच्छी टाइमिंग। अभी कुछ रोज पेशतर भी हम इन्हीं बातों को देख रहे थे, कुछ पुराने स्किट्स देख रहे थे, वो आज भी ऐसा लगता है कि आज के दौर के हैं। बिल्कुल। तो ये सिलसिला माशाल्लाह से आपका रहा। आपने उस कंपटीशन में पहले बकायदा ऑडिशन दिया, ऑडिशन दे के आप कामयाब हो गए, इतने हजारों लोगों में माशाल्लाह से गए, फिर वहां पे जाके आपने वो कंपटीशन विन भी कर लिया। अच्छा नहीं, ये दो बातें हैं। पहला ये था, जो पहला जो ऑडिशन था वो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए। तो उसमें हमने पोजीशन ले ली, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जो कॉमेडी सर्कस था उसमें बाकायदा सेलेक्ट किया गया, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज में जो परफॉर्मेंस हो गई थी, सारा कुछ हो गया था ना, तो उसमें फिर हम रिकग्नाइज हो गए थे वहां पर। बल्कि यहाँ तो मतलब कहना चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी आपको उसके बाद बहुत पहचान मिली है, लोगों ने मानना शुरू किया, है ना? नहीं, एक अलमिया भी है वैसे तो। नहीं देखिए, मैं वो अलमिया के अलावा देखें, बात सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो टीवी है ना, वो उसमें एंटरटेनमेंट कम और लोग न्यूज ज्यादा देखते हैं, यानी कि उसको मालूमात का जरिया समझते हैं टीवी को। जैसे कि अगर आप कोई ड्रामा भी टीवी पर चला देंगे ना, तो लोग उसको भी
उससे एंटरटेन नहीं होंगे, उसको अपनी मालूमात में इजाफा समझेंगे। बिल्कुल। जैसे अगर कोई क्रिमिनल टाइप के ड्रामे चलना शुरू हुए तो लोगों ने उससे सबक सीखने के बजाय सबक लेना शुरू कर दिया। उसी तरह की वारदातें आम हो गई। अब हाँ। सास बहू की लड़ाइयां दिखाते हैं तो हाँ। हर घर में उसी तरह के कारनामे शुरू हो गए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इस मीडियम को हाँ। मालूमात हासिल करने का जरिया समझा गया है शुरू से लेके अभी तक। बिल्कुल। अगर हम इसको जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पर लेंगे तो फिर हमारा जहन कुछ और हो जाएगा। फिर अभी हमें ना फिक्शन का पता है, ना हमें कोई हिस्ट्री पे जाते हैं, ना कुछ करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमें एजुकेट कर रहा है। सही। ये हमें कोई ड्रामा अगर चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो ये हमें एजुकेट कर रहा है, हमें ऐसा करना है। ये नहीं बताया, ये नहीं समझ रहे, उससे सबक ले रहे कि ये हमारी हिस्ट्री हमें बता रहे हैं और हमें अंदाजा होना चाहिए कि हमारा पिछला क्या था। नहीं, उसको आजकल के दौर से जोड़ देते हैं लोग। सही। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली भी थोड़ी सी ना अवेयरनेस की जरूरत होनी चाहिए लोगों में। इसी तरह हमारे कमर्शियल्स देख लें, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है। जब आप एंटरटेनमेंट उसमें डालने की कोशिश करते हैं तो जो क्लाइंट है वो बुरा मान जाता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऐसे नहीं है कि आप उसको इस तरह बेचें, हमने तो बड़े सालों बाद बहुत ज्यादा यूं ऐसा किया है और वैसा किया है। सही। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड सेट का इशू है। बाकी ये है कि सही है, जो चलता है चलने दें। सही। अच्छा, तो फिर जैसे माशाल्लाह आपकी उर्दू इतनी कमाल की है, पाकिस्तान में भी कम ही लोग इतनी अच्छी, शाइस्ता और इस तरह की, अब जिसको कहते हैं ना एक आम लफ्जों में गाड़ी उर्दू बोलते हैं, तो ये वाली जब उर्दू आप वहां जाके इंडिया में भी परफॉर्म करते थे, आपने इसी तरह के अल्फाज बोले, तो जो इंडियन है उन लोगों की हिंदी थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी जरा कुछ अलग स्टाइल है उसका, तो वो समझ लेते थे, इंजॉय करते थे उस चीज को? नहीं, लेकिन देखें बात ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश तो इंडिया ही है ना। लेकिन अब वैसी रही नहीं है ना वहाँ पे उर्दू। नहीं रही है। मैं वही देखें, इस बात को समझने की जरूरत है। रही यूं है कि जो कल्चर दिखाया जा रहा है वो फिक्शन ही है। असल में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं हॉलीवुड की, वहां आप देख रहे हैं कि हीरो गन लेकर 10-12 लोगों को मार के फरार हो जाता है। आप अमेरिका में ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसी तरह जो आप इंडियन मूवीज में देखते हैं ना, ऐसा कल्चर वहां है ही नहीं। यानी हम जो आप माहौल देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखाया जाता है आपको। तो असल जो है उनका, हमारा अंदर से देखें कल्चर तो तकरीबन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है या मजहब की ज़ाहिर है एक बैरियर है, एक सरहद है और सारा कुछ है। इंडिया पाकिस्तान अलग अलग पहचान जरूर है, लेकिन खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना पहनना तकरीबन एक जैसा ही है। तो वहां पर इसी उर्दू की वजह से पजीराई मिली कि बहुत सारे लोग जो एक जैसा बोलते थे और यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए तो उसी रंग में रंग गए। वो समझ रहे हैं कि शायद हम ये बात करेंगे, आ रहा है जा रहा है करेला है, अबे तेरे को क्या बोला क्या, तो वो लोग हमें सर आंखों में बिठाएंगे। नहीं, उसमें ये हुआ कि वो मर्ज हो गए उन्हीं में ही, और आपने तो उनकी जो पहचान थी वो मिक्स हो गई। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वही बात करता हूँ कि इंफरादियत के आप जिस चीज को लेके चल रहे थे उसको वहां छोड़ा नहीं। तो उससे ये होता है कि हमें आता है जी मुरादाबाद में एक शो है, और मुरादाबाद में कहाँ, वो जो जिगर मुरादाबादी स्टेडियम में, और वहाँ 30,000 लोग हैं और आप वहां जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वहां से जब आप उतरते हैं तो आपको पुलिस की गाड़ियों में लेके जाया जाता है। वहां लोग आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, मतलब इतना पसंद करते। इसी तरह हैदराबाद, लखनऊ में और बहुत सारी जगहों पर बाकायदा तौर पर अरेंज करके प्रोग्राम बुलाया गया। और फिर देखें बात यह है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारा तर्ज गुफ्तगू, हमारा पहनना ओढ़ना वहां पर बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है। बैठना उठना
अब जैसे मैं वहां पर बात कर रहा हूँ किसी से, आप करके कर रहा हूँ, तो वो जो तू करके बात करते हैं आम दिनों में भी हर एक से, वो बैठकर सुन रहे हैं कि आप इस तरह बात कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, करते रहें। सही। और तो यानी इन चीजों को पसंद किया गया वहां पे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम अमेरिका वगैरह जाते हैं और सारे लाइव शोज करने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वहां पर भी उसी उर्दू की बेस पर कि जो तर्ज गुफ्तगू है, ज़ाहिर बाकायदा तौर पर जो उर्दू को पसंद करते हैं, उर्दू सोसाइटीज बनी हुई हैं दुनिया भर में, वो लोग अपने एनुअल फंक्शंस में इधर उधर वहाँ इनवाइट करते हैं। और जाहिर है कि जब आप इंटरनेशनली आपका कंटेंट जो है वो फेम हो जाता है, तो फिर लोग बुलाते हैं अपनी तकरीबात में। बिल्कुल। अब जैसे कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मिजाहिया शोराए कराम होते हैं और मैं होता हूँ उसमें, कि जैसे पहले उन्होंने अपना कलाम पेश कर लिया और आखिर में हमने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की वहां पर। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसी चीज को मैच करना। बिल्कुल सही बात है। अब तीन शोराए कराम हैं, बहुत जय्यद शोराए कराम, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, बड़े उनके मजमूए हैं, और वो परफॉर्मेंस कर रहे हों और फिर उनके बाद आप आ जाएं तो आपकी तरफ से कोई फक्कड़पन का मुजाहरा नहीं होना है उसके बाद। बिल्कुल सही आपको बात है। उसी लबो लहजे को, उसी अंदाज को, उसी चीज को बरकरार रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल ये कॉमेडी में तो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ भी, और कॉमेडी को अगर मुझे मतलब कॉमेडी वो वाली ही अच्छी लगती है जो साफ सुथरी तरीके की हो, बहुत मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं इसी तरह की कॉमेडी को पसंद करते हैं। लेकिन कॉमेडी को अगर आप देखें तो लोगों ने ये समझा हुआ है कि अगर कोई भी, जैसे भी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था फक्कड़पन, कि इस तरह की कोई भी बात हो, सतही सी बात हो, तो वो उसके ऊपर हंसना उसी पे आता है। और ये एक बड़ा मुश्किल काम, जैसे आपकी माशाल्लाह आपकी बातचीत सुनकर मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है, एक तो आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, कॉमेडी में हमें ज़्यादातर जो लोग नज़र आते हैं उनका लबो लहजा अलग होता है और इतना तालीम याफ्ता भी नहीं होते, तो और शाइस्ता अंदाज, मुहज़्ज़ब अंदाज, इन सब चीज़ों के साथ आपने जब इस कॉमेडी को लेके आप माशाल्लाह चले हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट इस तरह की कॉमेडी का। हाँ, ये इतना मुश्किल काम है कि आप अपने हमअसर लोगों में रहकर, उस माहौल में रहकर, यानी मैं बताता हूँ कि मेरे बहुत फ्रीक्वेंट प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, लेकिन जब होते अच्छे और मयारी किस्म के होते हैं। और वहां पर भी अब जैसे हम मजाक में कहते हैं कि हमने कहा जी उर्दू बोलने का शौक हमें है, हमारे एक दोस्त को भी था। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो उर्दू वहां बोलते हैं जहां नहीं बोलने चाहिए, कहीं तो आदमी को, अब वो किसी महफिल में उर्दू बोल रहे हैं ना जरा, अच्छा मुझसे तो जरा ज्यादा ही लोग बोलते हैं, तो वो अपनी बेगम साहिबा का तारुफ करवा रहे हैं, कहने लगे इनसे मिलिए, ये हमारी बेगम है। तो मैंने कहा हमारी तो ना कहिए भाई। सही। बेगम से इजहार मोहब्बत कर रहे थे उर्दू में, कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम ने भी फौरन कहा जी मुझे भी फरहान, नोमान और रेहान हुए। Oh God. सही। बाकी बहुत मुश्किल काम है, मतलब आपको इस तमीज के दायरे के अंदर जोक्स बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे ये बताएं कि कभी ख्याल आया इस चीज का कि जो दुनिया कर रही है मैं भी वैसे ही कर लूं, मैं क्यों इतना मतलब मगज मार रहा हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा आया नहीं कभी, क्योंकि बात वही है, फिर आ जाती है कि वही जुनून का काम है ना, और इंफरादियत वो रखनी है बरकरार। इन दोनों। हाँ, अब वो कहते हैं ना कि खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। तो ये आदत हो गई है कि अब हर रोज उठते हैं, सोचते हैं आज कोई जुमला होना चाहिए, तो वो फिर उसको बाकायदा तौर पर तरतीब देते हैं कि भाई आज का जुमला है।
सही। अच्छा बताएं, आप जब फिर बचपन में आप मतलब टीवी देखते थे, कॉमेडियंस को देखते थे, तो बचपन में तो जैसे ये कॉमेडी का तो आपको नहीं था, ये तो आपने आहिस्ता आहिस्ता समझा कि मुझे इस फील्ड को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उस वक्त इंस्पिरेशन आपको कौन लगती है? आप किस मतलब स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं कॉमेडी में? मैं बताता हूँ आपको, लहरी साहब। लहरी साहब, राइट, बिल्कुल। हाँ, वो अपनी, अच्छा मैंने उनको देखा नहीं था क्योंकि फिल्में देखने का रुझान तो था नहीं इतना। और फिर जब हमारा लड़कपन खत्म हुआ, जब हम सिनेमा हॉल की इजाजत हमें मिलती, उस जमाने में लहरी साहब जो थे वो बीमार हो चुके थे, तो मैंने उनको देखा नहीं है। लेकिन जब मैं ये काम करने लगा तो लोग मुझे मिलाने लगे कि तुम्हारा अंदाज बिल्कुल उनके जैसा है। बिल्कुल। फिर मैंने उनको देखा बकायदा, तो फिर पता चला, फिर कुछ थोड़ा वक्त भी मिला, उनसे मुलाकात भी हुई, थोड़ी खिदमत करने का भी मौका मिला, माशाल्लाह। तो लोग जो है फिर मिलाने लग गए थे कि आप जुमले को इस तरह तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, या कहीं रुक कर कोई बात कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस हो तो तालियां मिलती हैं, और अच्छी ना हो तो भी तालियां मिलती हैं। सही। अच्छा लहरी साहब आपने जैसे कहा ना, तो मेरे जहन में आ भी यही रहा था कि आपको लहरी साहब पसंद, क्योंकि उनके अक्सर जैसे वो टीवी पे अब मैं अक्सर देखती रहती हूँ, जो पुराने प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे सिल्वर जुबली और इस तरह के जो आते थे, तो उसमें वो बात कह जाते हैं, और जो वहाँ पे माशाल्लाह इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, और जो होस्ट भी बैठा होता है जिसको कमाल होता है उस काम पे, उसको भी थोड़ा मतलब सेकंड्स लगते हैं समझने भी, इन्होंने ये जोक किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। इसी तरह का मामला आपके साथ है। अब इतनी संजीदगी से बातें कर रहे हैं कि एकदम अच्छा ख्याल आता है कि हाँ ओके ये तो जोक हो गया है। हो गया। वो तो मुझे तो अगले दिन लोग फोन करके पूछ रहे होते हैं, भाई इसका मतलब तो बता दो यार। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक दोस्त ने हमें इनवाइट कर लिया एक मॉल के फूड कोर्ट में लंच टाइम में। अब आप किसी मॉल के फूड कोर्ट में लंच टाइम पे जाएंगे तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? कुछ ऐसे जवान लड़के लड़कियां जो कॉलेज के ड्रेस में होंगे, और वो फूड कोर्ट तकरीबन उन्हीं से ही भरा हुआ होगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये लव बर्ड्स हैं। अच्छा। मैंने कहा ये लव बर्ड्स कुछ अजीब सा जुमला है, और इसको तो हम ट्रांसलेट भी करेंगे तो कुछ और अजीब सा लगेगा। तो फिर जो दोस्त हमारे थे उन्होंने कहा फिर आप क्या कहेंगे इनको? तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं इनको ऐसा नाम देता हूँ जो नाम भी हो, मसला भी आया हो जाए, और तंबी भी हो। तो मैंने उनको कहा कि ये दरअसल कपलस वक्त है। कपलस वक्त है। कपलस वक्त। कपलस वक्त, ओके। जी जी। राइट, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा मेरे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं मुसलसल। मेरे पास व्हाट्सएप पे ना नोटिफिकेशन कि आज तो हंस के बुरा हाल हो रहा है हमारा, मुसलसल हंस रहे हैं, मुसलसल मेरे पास इस तरह के मैसेजेस हैं। तो मैंने अभी तो मैं वार्म अप हो रहा हूँ। बिल्कुल इंतजार है, बिल्कुल। और सब लोग सुनना भी चाह रहे हैं आपको, हम सुनेंगे जरूर। तो मैं कुछ सवालों की तरफ आ जाती हूँ। और सवाल मेरे पास एक तो अंबर वहीद ने आपसे सवाल किया हुआ था। इन्होंने कहा है, आपसे पूछा है कि अभी भी आपकी मेमोरी उतनी ही शार्प है जितनी बचपन में थी क्या? बचपन वाली तो बहुत ज्यादा शार्प थी। अब चूंकि शार्प ब्रांड भी जो है वो गायब हो गया मार्केट से, तो सोनी होनी कर लें इसको, सोनी होनी कर लें। सही सही, ग्रेट। और अच्छा मेरे पास इस वक्त मौजूद है मैसेज, और इन्होंने आपसे सवाल किया हुआ है। सवाल मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा उससे पहले मैं ये पूछ लेती हूँ आपसे, जब तक मैं सवाल देखती हूँ कि किस किसने भेजा हुआ है, क्या सवाल है इनका, कि आपने फिर इंडिया में मूवी में भी काम किया, तो उसका भी एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें। और पाकिस्तान में भी मूवीज में काम किया है। देखिए बात यह है कि जो इस काम का हमारे रीजन में सबसे बड़ा हब है ना, वो मुंबई है। और वहां पर बहुत जिद्दत आ गई है।
बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो इन हो गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और वहाँ कई 100 करोड़ रुपए की मूवीज बनती हैं। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत है, सारा कुछ है। हमारे यहाँ ये है कि अभी चूंकि इतना पजीराई नहीं है, तो काम भी जुगाड़ पे चल रहा होता है। तो जब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिलेगा, इसमें लोगों को बाकायदा इनकरेज नहीं किया जाएगा कि वो अपना सरमाया लेकर आए, तब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए उसको कंपेयर करना तो बहुत ही मुश्किल काम है दोनों इंडस्ट्रीज को। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा मजेदार होता था। फिर ज़ाहिर आप पाकिस्तानी हैं, वहाँ जितने भी इंडियंस अगर आपको जिंदगी में कभी मिले होंगे ना आपके यहाँ भी उधर, तो सबको आप देखें इतना शौक होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि कैसा है पाकिस्तान, कराची कैसा है, लाहौर कैसा है, खाने कैसे हैं। तो हमें भी पूछा जाता है, तो हम शौक में खाने ले जाते थे यहाँ से। कराची से अच्छा। बिरयानी लेके जा रहे हैं और नहारी लेके जा रहे हैं, कबाब लेके जा रहे हैं। तो बड़ा लोग मोहब्बत से पेश आए हमेशा से, कि ये जितनी भी टेंशन है शायद हुकूमती सतह पर हो और दूसरे मामले में हो, लेकिन अवामी सतह पर तो हमें लगता ही नहीं था। जब हम वहाँ घूम रहे होते थे, वही प्यार, वही मोहब्बत, लोग सेल्फियां बना रहे हैं। और एक दफा हम मोहम्मद अली रोड गए रमजान में इफ्तारी करने के लिए, तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर यानी पुलिस बुलानी पड़ी, और यानी बाकायदा तौर पर हमें वहां से निकालना पड़ा। इतना रश हो गया था, क्योंकि नॉर्मली वैसे ही रश होता है वहां पर ना, मोहम्मद अली रोड पर मुंबई में। तो उसके बाद जब लोग अपने पसंदीदा लोगों को और खास तौर पर पाकिस्तानी को देखेंगे तो और ज्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं। कोई पैसे नहीं लेता था, कोई कुछ नहीं करता था। इस तरह बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, उसके बाद फिर मैं अपने लिसनर्स के सवाल की तरफ पहुंचती हूँ कि आपने जैसे बताया माशाल्लाह से मेहनत आपने बहुत की, जाते थे एजेंसीज में, और उसके बाद मॉडलिंग भी आपने की, टीवी पे काम किया, और फिर आपने नीचे की बात की, मैंने स्टेज किया, फिर उसके बाद फिर मैं फंक्शंस में काम करता था। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल है, जो प्रोडक्शन हाउसेस, जो टीवी, सब जगहों पे, तो माशाल्लाह आपने पहले ऊपर गए, फिर आप नीचे आए, तो फिर जब दोबारा आपको एक्सेस करना हुआ उन्हीं जगहों पे, तो किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कि नहीं भाई तुम क्यों, अब तो तुम फंक्शंस में काम करते हो यार, तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी, ये इस तरह का कुछ सुनने को तो नहीं मिला? इसमें मुश्किल हुई थी आपको? अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। होता ये है कि सुनने में या समझने के लिए हम कहते हैं कि स्टेज पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी टीवी है, फिर फिल्म है, सारा कुछ है। लेकिन ये तीनों मीडियम जो है ना, इनके अपने अंदर बहुत गहराई है। जब हम शोज करने लगे ना, तो हमें फिर हमारे जहन में आया ही नहीं कि हमें टीवी पे जाना है। टीवी पर तो फिर ये होता था कि ताल्लुकात निभाने के लिए दोस्तों की फरमाइश पर चले जाते थे, चलो काम कर लो। लेकिन फिर वो रुझान खत्म हो गया, वो सोच खत्म हो गई। क्योंकि स्टेज में ये हुआ कि पहले शादियों के फंक्शन जो गली कूचों में होते थे वो करते रहे, फिर उसी में अपग्रेड हो गए। क्योंकि जब आपकी पहचान बन जाती है, इनफरादियत आ जाती है, तो फिर आप एक्सेप्टेबल हो जाते हैं उन जगहों पर जहां पर किसी आम आर्टिस्ट का एक्सेस नहीं होता। जो अच्छे बड़े शोज होते हैं, बड़े स्टार कास्ट होती है जिसमें, तो वहां पर जब आप इन हो जाते हैं तो अच्छा, स्टेज यूं भी जरा अच्छा रहता है कि ये इजी मनी है यहाँ पर। अब अभी हम घर बैठे हैं, हमें फोन आ गया जी आज ही शो है, आ जाए। हमने कहा भाई पैसे कितने जी? इतने पैसे नहीं, इतने दे दीजिएगा। अच्छा कितने बजे पहुंचना है? इतने बजे पहुंचे। कब तक चलेगा? इतने बजे तक चलेगा, ठीक है। तो आपने एक बाकायदा पेमेंट तय की, कभी कभी एडवांस में मिल जाती है। आप गए, अपनी परफॉर्मेंस की, दाद भी समेटी, और आपको जो आपका मेहनताना था वो भी मिल गया। आप घर आकर इत्मीनान से सो गए। लेकिन जब ये जो प्रोडक्शन फील्ड है, इसमें ये होता है कि आप गए, आपने अभी काम किया, फिर वो अगर पायलट बनेगा पहले, फिर अप्रूवल आएगी चैनल से, फिर एपिसोड 13 कंप्लीट होंगे,
फिर छठे सातवें एपिसोड के बाद आपको पहले के पैसे मिलेंगे। तो वहां पर एक इस तरह का रुझान है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी सुनने को मिलता है कि फलाना प्रोडक्शन हाउस पैसे खा गया, वो खा गया, वो खा गया। तो बेसिकली खाता कोई नहीं है, बस ये होता है कि डिले इतना हो जाता है कि आदमी समझता है मेरी मेहनत की रकम डूब गई अब। तो फिर हमने ये किया कि हमने उसी को फील्ड, अपना ब्रेड एंड बटर उसी फील्ड को बना दिया। कि जब फंक्शंस करते थे, फंक्शंस में अच्छे फंक्शंस करने लगे, फिर जैसे इंडिया चले गए, वहां परफॉर्मेंस की और मशहूर हो गए, तो फिर वही कॉर्पोरेट के लोग जो पहले थोड़े पैसों में बुलाते थे वो ज्यादा में बुलाने लग गए। फिर तादाद कहीं घट गई, कहीं बढ़ गई, थोड़ा मयार बढ़ गया, पैसे बढ़ गए। कुछ कंपनीज थी वो फखर महसूस करने लगी अपने एनुअल फंक्शंस में बुलाने पर। तो ये उसी एरिया में हम फिर काम करने लगे। सही। इवन इंडिया से आने के बाद भी फिल्म वगैरह की, जो कि ये सब ऐसी मोहब्बत में की, दोस्तों की फरमाइश पे कर ली। पैसे मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका एक जगह से काम चल रहा है। बिल्कुल सही, समझ गई। और ये अच्छी चीज भी है। इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा, इसमें आप बनते भी नहीं है। देखिए हमें टूर आता है, कोई 6 हफ्ते का टूर होता है इंटरनेशनली, कहीं यूरोप का हो गया, या यूएसए कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। तो आप 6 हफ्ते के लिए गए, आपने उन 6 हफ्तों में 9-10 शोज करने हैं, आपने उनसे मेहनताना तय कर लिया, आपका वीजा भी वही दे रहे हैं, आपको टिकट्स भी वही दे रहे हैं, आपको रिहाइश भी वही दे रहे हैं, इवन लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, खाना पीना भी वही लोग दे रहे हैं, और आखिर में पैसे भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे मजेदार चीज क्या होगी भाई? सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम फैमिली ट्रिप पे जाते हैं कराची से लाहौर, तो आप समझ लें 1-2 लाख रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं। ये तो है। घूम भी लिए, साथ में काम भी कर लिया, पैसे भी मिल गए, सारी चीजें मतलब मुकम्मल एक पैकेज है। हाँ, तो ये भी देखे ना, ये भी अल्लाह का खास करम है ना, कि आपने जो मेहनत की, सारा कुछ किया, तो ये उसी का रिटर्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर अच्छाइयाँ करते रहे, सबसे अच्छे से मिलते रहे, मुस्कुराना भी नेकी है, किसी को खुश करना भी इबादत है। बिल्कुल सही बात है। जब आप दुनिया को खुश करते हैं, नेकियां समेटते हैं, तो गम आपके नजदीक आएगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप सवालों की तरफ आ जाते हैं। दबा के भाग जाएगा। बिल्कुल जी, सवाल मेरे पास है, ये भवानी का सवाल है, और ये कहते हैं कि आज की जो कॉमेडी है इसमें बड़ा फर्क आ गया है। आपको नहीं लगता कि आजकल ग्लैमर ज्यादा हो गया है, कॉमेडी घट गई है? देखिए, ये पसंद नापसंद की बात है। अगर आप असल से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसी में मजा आएगा। अगर आप जो देखना चाहते हैं, जैसे मैं आज देखता हूँ, अगर मैं पुरानी मूवीज देखूंगा, मैं आज भी, कल शायद मैंने वो देखी है, मैं हूं ना, गुज़िश्ता शब। अब वो किस लेवल की फिल्म है, किस लिहाज की है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई जदीद फिल्म देखी है, नहीं। उसकी वजह क्या है कि जो चीज मुझे देखनी है, मैं उसी को ही अप्रोच करूंगा और वही मेरे दिल में जगह बनाएगी। लाख मेरे सामने आप बहुत सारे मेड इन चाइना रख दें, मेड इन वियतनाम रख दें, लेकिन मुझे वही चाहिए, मेड इन पाकिस्तान। मतलब लोग आजकल ग्लैमराइज ज्यादा हो गए हैं क्या, कि इसलिए ज्यादा ग्लैमर के ऊपर काम पसंद करने लगे? पसंद करने लगे, हाँ। देखिए, जब आप जिस चीज को पसंद करते हैं उसी की बहुतात हो जाती है ना। बिल्कुल। आप ना आईफोन को पसंद करते हैं, ना वो 12, क्या कहते हैं, अभी जो आईफोन 12 आया है, ये ना आता। सही, यानी लोगों के ऊपर ही है, लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप जो चीज देखना चाहते हैं वही आपके सामने आती है। आप देखें, इसी छोटी सी मिसाल है, आप गूगल तो दुनिया का हर आदमी जिसके पास मोबाइल फोन है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। आप एक चीज सर्च कर लें, वहां पर अपना इंटरेस्ट बता दें उसको, एक दफा सर्च करके, बिल्कुल, आप देखें वो 6 हफ्ते तक वही चीजें घुमा फिरा के लाता रहेगा आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो यही बात अमली जिंदगी में भी है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वही चीजें आती हैं आपके सामने, उससे हटके नहीं आती। आपका जो रुझान होता है, आप वही चीज मार्क करते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, बड़े मासूम होते हैं बच्चे, हमारे पास पहले कोई और गाड़ी थी, तो वो देखकर कहते थे कि जब तक हमने ये गाड़ी नहीं ली थी तो हमें ये नजर ही नहीं आती थी सड़कों पे। तो मैंने कहा जी, कॉल ड्रॉप हो गई थी, लेकिन हमारे साथ दोबारा काशिफ खान साहब मौजूद हैं। जी सर।
जी जी, तो मैंने कहा पुराना दौर आ गया, आइए सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। जी जी। बस तो मैंने बच्चों को यही कहा कि देखिए, पहले आपके पास नहीं थी तो आप मार्क नहीं करते थे, आप पॉइंट आउट नहीं करते थे, अब आपके पास है तो आप उसको मार्क करने लगे। तो यही चीज है, अगर आप ग्लैमर लवर हैं तो आपको ग्लैमर ही नजर आएगा हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको पुरानी चीजें पसंद है, यानी बसूरत दीगर, अगर आप कबाड़ी हैं तो आपको पुराना माल अच्छा लगेगा। कबाड़ी। चले गुड, मतलब इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरे अंदर भी कोई कबाड़िया बसता है, क्योंकि मुझे पुरानी चीजें बहुत अपील करती हैं। यकीनन देखिए, ये असल चीज यही है। चमक दमक की तरफ आप जाएंगे, आपको पता है ना, चमक दमक जो होता है वो होती है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, बहुत सच्चाई होती है। और हमें तो बचपन से ये बताया गया ना, जो चीज ज्यादा चमकदार पैकिंग में होगी वो उतनी ही अंदर से उसका मटेरियल जो है वो रिलायबल नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, रिशान का सवाल मेरे पास है, और इन्होंने काफ़ी मतलब वो सवाल किया हुआ है गहराई वाला। ये कहते हैं अमूमन के लोगों का ये ख्याल होता है कि जो लोग बहुत हंसते मुस्कुराते हैं, जैसे जो कॉमेडियंस होते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, पब्लिक को हंसाते हैं, तो उनका जब वो तन्हाई में होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वो वाला रवैया नहीं होता, मतलब वो संजीदा होते हैं। ऐसा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, बिल्कुल सही। देखिए, बात वही है कि अगर आप रेडियो से वाबस्ता हैं तो आप जब घर में जाएंगी तो क्या आप घर वालों से इस तरह बात करेंगी कि आप इस वक्त शाम के 3 बज चुके हैं, मुझे भूख लगी है, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से खाना पका लें ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। बिल्कुल नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसा है कि जब काम का वक्त होता है तो फिर हम सब कुछ करते हैं, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में फिर जरा थोड़ा आम आदमी जैसे होते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ संजीदा होना पड़ता है, वरना बच्चे भी मजाक में लेंगे ना हमें। ये भी बेटे जरा पढ़ने चले बोलेंगे अब्बा आप मजाक करते रहते हैं। सही, तो फिर सीरियस होना पड़ता है, वरना बच्चे भी हल्का ले लेंगे। राइट। अच्छा, ये है मेरे पास सवाल अनवर अहमद सिद्दीकी का, और इन्होंने कहा है कि कॉमेडी का एक्सपीरियंस, मतलब जो कॉमेडी एक नेचर में थी आपको, जो बाद में आपने रियलाइज़ किया, तो ये घर की तरफ से मिली है, घर पे भी कुछ इस तरह का माहौल था, या फिर दोस्त ऐसे थे आपके? देखिए, इसको इस तरह कर लें, आपने वो मिसरा सुना होगा ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो ये वही बात है कि संजीदगी इतनी तारी हुई कि अंदर से एक मिजाजी शख्सियत निकल आई, उसके ऑपोजिट। सही, ये भी गहरी बात है। इतनी संजीदगी थी जिंदगी में, क्योंकि घर में सबसे बड़ा होना भी, आपको पता ना, एक संजीदगी की इंतहा है। वाकई। मैं भी बड़ी हूँ घर में। जी, तो वो अब आप चाहते हुए भी मजाक नहीं कर सकते छोटों से। और यकीन करें कि 10 साल तक तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये आगाज घर से ही हुआ, मतलब ये घर से फिर मजाक निकलना शुरू हुआ, या घर पे वही सोबर एक मुदब्बिर किस्म की शख्सियत घूमती थी और बाहर जाके एकदम से नया काशिफ खान आ जाता था? नहीं, घूमती थी, नहीं घूमती है। घूमती है। हाँ, घर में आप सबकी जान जाती है मुझसे। हाँ, अभी भी? अभी भी हाँ। जबरदस्त। वो तो बड़े होने का एक अपना, आपको पता ना, वही बात है कि बड़ा एक रैंक है ये, आप घर में सबसे बड़े हैं, तो आप उस रैंक से नीचे आ ही नहीं सकते। तो अभी भी छोटे बहन भाई वैसे ही डरते हैं जी, बात करते हुए? बिल्कुल। वो तो जो देखिए, ये भी एक सबसे अच्छी बात, खुसूसन मैं कहता हूँ कि मेरे फैमिली की, छोटे बहन भाइयों की, कि उन्होंने आज भी, अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है उनके लिए। और सिर्फ मेरी हद तक नहीं, मुझसे जो छोटे हैं वो बाकियों से बड़े हैं, तो बाकी लोग उनका उसी तरह करते हैं। तो ये सारा बाकायदा तौर पर एक सिलसिला है। सही। अच्छा, एक वॉइस मैसेज है मेरे पास अब्दुल रऊफ साहब का, काफ़ी देर से कह रहे हैं कि प्लीज़ प्ले कर दीजिए, तो ये मैं चलाती हूँ आपके लिए। और डे लाइट में मैं विश सलाम आपको और आपके मेहमान को भी सलाम। काशिफ बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। गालिबन आपके जो दूसरे को होस्ट हैं, अफरीदी है नाम शायद उनका, और ये अब तक
टीवी चैनल पे शायद आता है। सलीम आफरीदी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से और इसे पेश करते हैं। और इसकी जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि आप दोनों जब मेहमान को सवालात करते हैं या उन पर जुगत कसते हैं तो इससे पहले कि वो माइंड करे, उसी जुगत या उसी जोक को आप अपने ऊपर फटाफट लेकर शेयर कर लेते हैं ताकि वो उसे महसूस ना हो और देखने और सुनने वाले को भी उसमें पाज नहीं आता। उसी रवानी से उसी पेस से वो प्रोग्राम चलता रहता है। और जो मजाक या जो आप उन्हें जुगतबाजी करते हैं वो महसूस ही नहीं होता कि उन्हें किया है। वापस बहुत जल्दी आप दोनों आपस में शेयर करके वो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, गालिबन आजकल नहीं चल रहा, तो बड़ी खुशी हुई आपका इंटरव्यू सुन के। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रऊफ जी। हजरात की बात हो रही है ये। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने इतना माशाल्लाह इतनी तारीफें कर दी तो मैं आखिर में ये कहूँगा हजरात। अच्छा, काफी वो बड़ा यूनिक सा है और मैंने उसके प्रोग्राम्स देखे हैं। हसन जहांगीर वाला देखा था, उस पर मुझे बहुत हंसी आई थी। बहुत मजे का था। हमने उसके कोई मेरा ख्याल है कि 200 एपिसोड्स किए हैं इसके। और वो 4-5 साल तक या 3-4 साल तक चलता रहा मुतवासर। फिर जाहिर है आजकल मीडिया के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कुछ हमारे उन पर ड्यूज हो गए, कुछ उनके मार्केट में कहीं पैसे अटक गए, क्या हुआ बहरहाल खैर, तो वो सिलसिला आगे नहीं चला। लेकिन वो प्रोग्राम भी अपनी नौइयत का एक अलग प्रोग्राम कि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। और हमने ये इरादा किया था कि उसी वक्त करेंगे जो करेंगे। और बहुत अच्छे एडिटर्स मिले हमें, वो बहुत सारी चीजें एडिट कर देते थे, आप तक तो वो चीजें पहुंची नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब उससे ज्यादा था। जी, वो असल में मैं आपको बताता हूँ, हमने उसको इस पैराई में लिया कि हम जब बात करेंगे तो फिर भरपूर करेंगे ना। सिर्फ आपने वो ऑन एयर करनी है जो ऑन एयर की जा सकती हो। वरना देखिए, अगर हम पहले से बांध देंगे अपने गेस्ट को, हमें तो पता है लाइन ऑफ एक्शन, हमें वो हद भी पता है हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जो आदमी गेस्ट है उसको नहीं पता, तो हमें उसको लेके चलना है। बिल्कुल। तो फिर उनको पकड़ा के घेर लेते थे, कुछ बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया था माशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं जो हसन जहांगीर वाला जो मेरे जहन में स्पेशली रह गया, वो बेचारे काफी मतलब घबरा गए थे, ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे उनके ऊपर। वो हसन भाई आए भी 2-3 दफा हैं हमारे प्रोग्राम में ना। जी जी। और उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते थे, बड़े सीरियस लोग भी आते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो वहां पर घबरा जाते थे आके, यार भाई हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं पता था कि इतना सब कुछ होगा। तो खैर चला लेते थे, उनके लिहाज से मैनेज कर लेते थे फिर। सही। अच्छा, अर्जुन रॉय का मेरे पास आपके लिए सवाल है। उन्होंने पूछा है कि काशिफ सर, कॉमेडी के लिए क्या चीज जरूरी होती है? लाइन्स अच्छी होनी चाहिए कि टाइमिंग? दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? देखिए, लाइन्स तो बेहद जरूरी है। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं भी है ना, फिर भी लाइन्स का अच्छा होना जरूरी है। और दूसरी बात तो डेफिनेटली टाइमिंग में हल्की फुल्की लाइन्स भी चल जाती है। बस यूं कह लीजिए कि दोनों चीजों का चोली दामन का साथ है। सही। और मैं आपके सुनने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि गुफ्तगू का भी एक रिदम है। जब आप गुफ्तगू में, जैसे हम कहते हैं ना सिंगिंग है, उसमें रिदम है, और बल्कि साफ लफ्ज़ों में कहते हैं सुर और लय है। तो गुफ्तगू की भी एक लय है। अगर आप उस लय में गुफ्तगू करेंगे ना, तो वो लोगों पे असर करेगी, उनको याद रह जाएगी, उनको अच्छा लगेगा आपको बात करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जिसको टाइमिंग कहते हैं, बात करने की टाइमिंग। तो टाइमिंग जो है वो अहम है। टाइमली आप कुछ भी कहते रहे, लोगों पर असरअंदाज होगी। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी, आपने अक्सर देखा होगा आजकल वो जो चला है ना एक नया रुझान, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो वही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस पैराए में कर रहे होते हैं, इस टाइमिंग से कर रहे होते हैं कि लोगों को अपनी गुफ्तगू में जकड़ लेते हैं।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अमरजीत ने एक मुश्किल आपके लिए सवाल पूछा है, वो इसलिए क्योंकि आपका ज़ाहिर सी बात है काम है, अपना काम बच्चों की तरह होता है, लेकिन उन्होंने पूछा है कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी का किंग, दोनों में से आपका अपना फेवरेट कौन सा था? देखिए, जो कॉमेडी सर्कस था वो तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था हम्म और मेरा पसंदीदा भी है वो प्रोग्राम है। जो कॉमेडी किंग वाली जो बात है शायद वो ARY का एक प्रोग्राम था शायद कॉमेडी किंग। तो वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट थी, पाकिस्तानी प्रोडक्शंस थी। फिर दूसरा मैंने आपको वही बात बताई ना कि हम बहुत सारी चीजों में अभी तिफले मकतब है, तो हमें वो प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए और बिल्कुल। अपनी ही चीज को अच्छा करके पेश करना ये भी खूब होनी चाहिए आप में। अगर आप यही इंटरव्यू जो हम कर रहे हैं उसको कोई विदाउट प्रेजेंटेशन के या बगैर उसकी तशहीर के आप कर लेते तो मुमकिन है कि आप सेटिस्फाई नहीं होते या कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो अच्छे से करना किसी भी काम को ये इस बात की गम्माजी करता है कि आपको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है और जब आप ही उसको सच्ची दिल से प्रेजेंट करेंगे तो फिर लोगों के जहनों में भी इसी तरह आएगा। आप उसको दिल से पेश करेंगे तो लोगों के दिलों पे असर करेगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, असमत आफरीदी ने आपसे पूछा हुआ है कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा सीरियस ड्रामे बन रहे हैं। कॉमेडी ड्रामा अभी देखा जाए तो लास्ट बुलबुले ही था, उसके बाद इतने ज़्यादा ख़ास कॉमेडी के ऊपर काम नहीं हो रहा। पहले बहुत होते थे कॉमेडी ड्रामे, तो क्या इसका रीज़न क्या है? वही रुझान। हाँ, वही चीज़ बिक रही है। देखिए, बात वही है कि लोग जो स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो कॉमेडी को ओन नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कॉमेडी जो है वो उसमें अगर हम अपनी प्रोडक्ट को लेकर आएंगे, कुछ लाएंगे तो शायद वो हमारी प्रोडक्ट की जो है वो तहकीर हो जाएगी। अच्छा, सही। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप का इन सब चीजों का बड़ा अमल दखल है। अब सीरियस में ये है कि ड्रामा जो आर्टिस्ट होता है वो हीरो होता है। हीरो को हर कोई स्पॉन्सर कर लेगा, लेकिन जब आप एक कॉमेडी करते हैं प्रोग्राम या कुछ करते हैं तो उसमें हीरो नहीं होता कोई, सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें फिर स्पॉन्सर बोलेगा कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें। मेरे स्पॉन्सर्स को स्टार्स चाहिए बेसिकली। जी हाँ, वो एक नई चीज एक जो आई है वो ये आई है कि ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाओ जिससे हमारी प्रोडक्ट को फायदा हो, ना कि हमारी प्रोडक्ट की वजह से लोगों को फायदा हो। सही। यानी आर्टिस्ट को फायदा हो या स्टार को फायदा। पहले होता था ना कि एक एड फिल्म की ब्राइट की बाबरा शरीफ ने और फिर वो बाबरा शरीफ बन गई। लेकिन ऑल्पर्स ने जब अपनी कैंपेन स्टार्ट की तो उसने किसी आम लड़की को नहीं लिया, उसने बाबरा को लिया क्योंकि बाबरा हो चुकी थी। बिल्कुल। तो इसी तरह ये वाला रुझान है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अपनी यानी कोई भी स्पॉन्सर अपनी प्रोडक्ट को किसी ऐसी स्टार के साथ या किसी ऐसी कास्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता जिससे उसको फेम मिल जाए। हमारे यहाँ एक ये भी सिलसिला हो गया है कि मेरी वजह से आपको फेम न मिल जाए। हम इतने कंजूस हो गए हैं कि हम चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते, पता है। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे भेजेंगी ना तो मैं बोलूंगा अरे ऐसा ना हो मेरे सब्सक्राइब करने से मशहूर। बात तो सही है, मतलब है, मतलब ये कहना चाहिए कि दर्दनाक बात, लेकिन है ऐसे ही आजकल सोसाइटी ऐसी होती है, मगर बात है रुसवाई की। बिल्कुल सही बात है। काशिफ खान, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं बस ये चाहूँगी आखिर में, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, कोई अच्छा सा जो आपका जो एक स्केच था जो आपका बड़ा फेवरेट है वो हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कर दें। दिल चाह रहा है बात करने का, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये पहली दफ़ा हमारा ज़रूर है, आखिरी नहीं होगा। आप आइंदा भी हमें टाइम देते रहेंगे, ये मैं आपसे वादा लूँगी। अरे मैं आके आपके स्टूडियो में प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर। ये तो और रहता है आना। हम वैसे आजकल कतर वगैरह से ही आते जाते हैं एयरलाइन से। हाँ, तो ज़रूर सर, जब भी आप आएँ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, एक मैसेज कीजिएगा, हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर यहाँ बैठ के बात करेंगे।
जी जी, इंशाल्लाह वो कुछ देखते हैं, अभी थोड़ा ये सफरी सहूलियात में नरमी हो जाए ना, जी जी, थोड़ा सा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी में तो ये इंतजार होता है रहेगा। कि फ्लाइट में जाने से पहले भी टेस्ट कराओ, फिर उस उतरने से पहले भी टेस्ट होगा, पता नहीं क्या, हम तो बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह इंतजार रहेगा हमें और बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चूंकि ज़ाहिर है वक्त का भी मामला है हम्म, और हमारी आपकी जितनी कन्वर्सेशन है वो टेलीफोन पे हो रही है, तो मैं टेलीफोन को जदीद दौर की झूठ बोलने की मशीन कहता हूँ, बताएं। क्योंकि आप सच भी बोल रहे हो तो सामने वाले को यकीन नहीं आ रहा होता, स्पेशली वाइफ को। अच्छा। हम वो फोन करके पूछेंगे कहाँ है, ऑफिस में हूँ, झूठ बोल रहे हैं, इतना शोर क्यों हो रहा है, कहाँ है, गाड़ी में हूँ, गलत, इतना सन्नाटा क्यों है, हॉर्न बजा के बताएं। तो ये सिचुएशन जो होती है ना, ये अक्सर होती है, तो मैं कहता हूँ झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर वाइफ का फोन आ जाए तो आप झूठ बोल दें, क्योंकि सच बोलने का नतीजा मेरे जैसा भी हो सकता है। मुझे फोन आ गया, पूछा कहाँ है, मैंने सच सच बताया, मैंने कहा सदर में हूँ। कहने लगी सुने मुन्ने का बर्थडे, केक ले लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा भी ले लूंगा। बोली और सुने मैंने मम्मी के कपड़े दर्जी को सिलने के लिए दिए थे, वो मम्मी को देते हुए आ जाइएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी कर दूंगा। बोले आप सुने, जब आप मम्मी का जाहिर है ना, तो डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर अब्बा को दे दीजिएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। मैंने कहा मैं बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे अब्बा को दवा देकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मेरी एक ही तो बहन है, उसके दो ही तो बच्चे हैं, उनको भी ले आइएगा, वो भी बर्थडे में शरीक हो जाएंगे। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोला बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर, डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर, तुम्हारे अब्बा को दवा देकर, तुम्हारी बहनों को बच्चों को लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मैं अकेली जान इतना सारा कैसे पकाऊंगी, सीधा चिकन टिक्की और सीख कबाब भी ले लीजिएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोले बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े में को देकर, डॉक्टर साहब की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहनों को बच्चों को लेकर, चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मुन्ने ने अपनी फिगर का निपल काट लिया, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं, आप भूल पहुंच जाते हैं। बोले बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े में को देकर, डॉक्टर साहब की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहनों को बच्चों को लेकर, चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर, मुन्ने की फिगर का निपल लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने घर में आटा भी नहीं है, और हाँ सूजी जरूर लाइएगा, हलवा बनाऊंगी ना, और हलवा बगैर चीनी के कैसे बनेगा, और उसमें घी भी तो पड़ेगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोला बेकरी से केक लूंगा, दर्जे कपड़ों का, कपड़े में को देकर, डॉक्टर साहब की दवा लेकर, तुम्हारे को दवा देकर, तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर, चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर, मुन्ने की पीढ़ा करने पर लेकर सीधा राशन शॉप पे जाऊंगा, और वहां से आटा मैदा सूजी बेसन चीनी चावल बर्तन जाएगी पत्ती छुआई चली चुनी की दाल गुड़ सामुल की पीसी लोई दाची से जीरा बड़ी इलायची काला जीरा मंजता बनाएगा तिल की मसूर का माचा तो पसंद मूंगफली कच्चा जैम जेरी अचार किशमिश काजू पिस्ता बादाम मूंगफली अखरोट आलू बुखारा मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। लेकिन सुने एक चीज रह गई, मुन्ने के ना पैम्पर्स भी खत्म हो गए, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोला आखिर क्या क्या करूँ मैं, बेकरी से केक लूंगा, उसमें जहर मिलाकर तुम्हारे घर वालों को खिलाऊंगा, बजाज रस्सी को तुम्हारे अम्मा को फांसी लगाऊंगा, डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन देकर तुम्हारे अब्बा को लगाकर, तुम्हारी बहनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सीधा राशन शॉप पे जाऊंगा, और वहां से आटा मैदा सूजी मिसल चीनी और जोड़ना बचना चाय की बत्ती छुआरे मंजर तेरे मुझसे शमी टमाटर तुम मूल का जैम की बादाम मूंगफली अखरोट बुखार मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा गाड़ी समेत समंदर में कूद जाऊंगा। चंगी ओह गॉड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। अब वो भी पाकिस्तानी बीवी है। कहने की सुने समंदर तक जा रहे तो मछली भी ले आइएगा। ओह गॉड, मतलब आज मुझे ना मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं या हंसूं सिर्फ और सिर्फ। बहुत कमाल। मुस्कुराए, आप हंसे मुस्कुराए गुनगुनाए खिलखिलाए खूब हल्ला गुल्ला करें और फौज बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मेरा हंस हंस के बुरा हाल है, मुझे अंदाज़ा लिसनर्स का भी यही हाल होगा, और मैं इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप जल्द यहाँ पे भी आएंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी आपसे बात भी रहेगी। ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा। बहुत जरूर, इंशाल्लाह। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफाकतों का, रखावतों का, रावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतने सारे अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन आप मेरी तरफ से भी यही समझ लें, सेम टू यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
आखिर में मुझे लहरी साहब की एक बात याद आ गई चलते चलते कि भाई हमारी कोई बात अच्छी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा। ओह गॉड, वही लहरी साहब की बात थी ना, तो मुझे भी समझने में सेकंड्स लगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बात होती रहेगी। आप हमसे पक्का वाला प्रॉमिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे आगे भी, और आपको बुलाते भी रहेंगे, आप आएंगे भी इंशाल्लाह ताला। बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं मेरी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको और बहुत सारी कामयाबियाँ